हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक हम लोगों का चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और उसमें हम डिफरेंट जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज में इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेट्स। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ बैड डेट्स। व्हाट इज meaning of bad debts? Bad debts means when some debts become irrecoverable. When some debts become irrecoverable due to insolvency of debtors or due to some other reasons, that is called bad debts. मैंने नोट किया हुआ है, when some debts become irrecoverable due to insolvency of debtors or due to some other reasons, it is called bad debts. And bad debts treated as loss for business. Students, ये बहुत कॉमन फैक्ट है। आप देखते होंगे कि बिजनेस में जो भी डेटर्स होते हैं जिनको बिजनेस ने क्रेडिट सेल किए हैं, उनमें से कुछ डेटर्स कई बार पेमेंट नहीं करते हैं। उनसे जो अमाउंट रिसीवेबल था वो अमाउंट इररिकवरेबल हो जाता है, प्राप्त नहीं होता है और प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। तो जब डेटर से कुछ रुपए प्राप्त नहीं होते हैं और प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी भी ना हो तो हम उनको बैड डेट्स मान लेते हैं, हम उनको डूबत ऋण मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? दो कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से, कि या तो हमारे डेटर इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए। इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट मतलब कि जब डेटर्स के एसेट्स लायबिलिटीज के कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएं तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। स्टूडेंट, आप इमेजिन करिए कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यक्ति अपने लायबिलिटीज का पेमेंट कहाँ से करेगा? एसेट्स को यूज करते हुए। अब उसके पास लायबिलिटीज को पे करने के लिए एसेट्स हो ही नहीं या बहुत कम हो तो वो लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिएगा मिस्टर एक्स है, एक्स की बैलेंस शीट है, एक्स के पास जो लायबिलिटीज हैं ऑफ ₹25 लाख। अब इन 25 लाख रुपए के लायबिलिटीज को पे करने के लिए उसके पास जो एसेट्स हैं ऑफ ₹5 लाख, एसेट्स 5 लाख के हैं। उसको कई वर्षों से लॉस हो रहा था और ड्यू टू लॉसेस उसके एसेट्स केवल 5 लाख के रह गए। बट इन एसेट्स का प्रयोग करते हुए 25 लाख रुपए के लायबिलिटीज को पे करना, तो क्या ये बिजनेस, क्या ये एक्स 5 लाख की एसेट्स को यूज करते हुए 25 लाख के लायबिलिटीज को पे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में कुछ बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाते या फुल्ली पे नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 लाख की एसेट्स को यूज करते हुए 25 लाख रुपए के लायबिलिटीज को पे करना है तो पार्टली पेमेंट हो पाएगा। और परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट पे कर पाएगा? 20%। 25 लाख के लायबिलिटीज में से 5 लाख पे कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ को तो पूरा दे देंगे, कुछ को मना कर देंगे, नहीं। इंसॉल्वेंसी के केस में सबको हम एक पर्टिकुलर रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 5 लाख की एसेट्स है, 25 के लायबिलिटीज, तो सब अमाउंट ले लो, लेकिन किस रेशियो में आ जाएगा? 20%। कि अगर कोई 100 रुपये मांगता है तो उसको 20 रुपये देंगे, इस तरह से। तो अब 100 रुपये में से 20 रुपये पे किया, 20% पे किया, तो 80% क्या हुआ? 80% यहाँ पे बैड डेट्स कहलाएगा।
ओके, जो अमाउंट नहीं मिल रहा है वो बैड डेट्स कहलाएगा। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति के, या जैसे हम ही हैं, एक्स के हम लोग 1000 रुपये मांगते थे, और 1000 में से हमको कितना मिल रहा है 20%, मीन्स 1000 का 20% 200 हमको मिला, तो 800 तो नहीं मिला। तो ये जो 800 नहीं मिला और मिलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये क्या कहलाएगा? ये बैड डेट्स कहलाएगा, बैड डेट्स। तो एक तो इंसॉल्वेंसी के कारण बैड डेट्स होता है, दूसरा एक कारण हो सकता है कि कुछ व्यक्ति पे ही नहीं करना चाहते, उनके मन में इस तरह के विचार आ गए कि पेमेंट नहीं करनी है, बहानेबाजी लगाते रहे, आज देंगे कल देंगे नहीं देंगे, और एट लास्ट बिजनेस ने ये मान लिया कि वो पे नहीं करेगा। तो इस तरह से बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कि इन बुक ऑफ अकाउंट्स बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। स्टूडेंट, मैंने बताया कि बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस को हम लोग क्या कर रहे होते हैं? लॉस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस बैड डेट्स ऑलवेज डेबिट होगा, जहां पे भी बैड डेट्स ऑलवेज उसको डेबिट करें। ओके, अब बैड डेट से रिलेटेड एंट्रीज देखिएगा। एंट्रीज आपको डिफरेंट तरह से दिए हो सकते हैं। फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन हमने लिया, राइट ऑफ ₹10,000 एज बैड डेट्स रिसीवेबल फ्रॉम राम। ठीक है, राइट ऑफ ₹10,000 एज बैड डेट्स रिसीवेबल फ्रॉम राम। राम से रिसीवेबल 10,000 रुपी बैड डेट्स मानकर रिकॉर्ड करिए। राइट ऑफ करना मीन्स समाप्त करना। जिस व्यक्ति के हम रुपए मांगते थे, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उससे नहीं मिलेगा। हमने जो उसको अभी तक डेटर्स माना हुआ था, उससे रुपए प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी थी। नाउ दैट पॉसिबिलिटी टू रिसीव द मनी कम टू एन एंड, समाप्त हो गई, रुपए मिलेंगे ही नहीं। तो अब हमने उसको लॉस मान लिया। तो एंट्री क्या होगी? दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक बैड डेट्स अकाउंट, सेकंड राम अकाउंट। बैड डेट्स लॉस है, और लॉस मानते हुए हमने क्या किया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। राम पर्सनल अकाउंट, लॉस है डेबिट किया, राम को हमने क्रेडिट कर दिया। अब पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्या यहां पर राम गिवर है? नो, गिवर तो नहीं है, बट बिकॉज उससे जो अमाउंट हमें रिसीवेबल था, पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग मनी फ्रॉम राम कम्स टू एन एंड। तो जो डेटर्स मानकर हमने उसको डेबिट किया हुआ था, अब तो रुपए मिलेंगे ही नहीं ना। तो हमने ये मान लिया कि उससे रुपए नहीं मिलेंगे या लॉस हो गए, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। गिवर नहीं है एक्चुअल में ये, बट चूंकि उससे रुपए मिलने की पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई, वो देगा ही नहीं, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अगर तो दे देता तब तो यहाँ पे कैश आ जाता, बट यहाँ पे हमने उसको लॉस मान लिया। तो ये एंट्री। ओके, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से एक दूसरी ट्रांजैक्शन नोटिस करिए, डिफरेंस देखिएगा ट्रांजैक्शंस में। राम अ डेटर of ₹20,000
become insolvent and पैसा 20 in a rupee received from his estate। यहाँ पे आपको बताया कि राम डेटर है 20,000 रुपये का, इंसोल्वेंट हो गया। इंसोल्वेंट का नाम आते ही क्लियर है कि कुछ रुपए नहीं मिलेंगे। एंड पैसा 20 इन ए रुपी, 1 रुपए में 20 पैसा मिल रहा है, मीन्स 20% मिल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो ये बताया कि 20% मिल रहा है, देन रिमेनिंग 80% बैड डेट्स, अंडरस्टूड है। तो यहां पे 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। कौन सा? एक तो राम, सेकंड हमको चूंकि 20% मिला है तो एक कैश अकाउंट, और 80% नहीं मिल रहा है तो 80% बैड डेट्स। 3 अकाउंट। अब 3 अकाउंट में कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट? बैड डेट्स लो से डेबिट होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ओके, चूंकि कैश मिल रहा है, 20% तो कैश रिसीव किया, कैश हमारे पास आ रहा है, जो चीज आ रही है उसको डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और यहां पर राम गिवर टू राम, एंट्री बन गई। नाउ अमाउंट, राम इज द डेटर ऑफ 20,000, तो हम लोग राम को कितने से क्रेडिट करेंगे? 20,000 से। एंड आउट ऑफ दैट 20,000 we receive only 20%, only 20%. So 20% of 20,000 means 4,000. 4,000 हमने कैश रिसीव किया, देन रिमेनिंग 16,000 अंडरस्टूड है कि बैड डेट्स हो गया। ओके, यहां पे कहीं लिखा नहीं है बैड डेट्स, इसमें क्लियर है राइट ऑफ रुपीज सो एंड सो बैड डेट्स, बट इस ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं लिखा बैड डेट्स। बट अंडरस्टूड है कि जब वो इंसोल्वेंट हो गया और 20% मिल रहा है, देन रिमेनिंग 80% बिकम बैड। ओके, गॉट इट? स्टूडेंट, टेक वन मोर एग्जांपल, वन मोर ट्रांजेक्शन टू क्लियर द टॉपिक। थर्ड ट्रांजेक्शन, Shyam, a debtor of rupees 25,000 become insolvent and पैसा 20 या and 20% received from his estate as first installment. Okay, transaction almost same. Shyam debtor of rupee 25,000, 25,000 का debtor became insolvent, insolvent हो गया, and 20% received from his estate, उसकी एसेट्स में से, उसकी संपत्तियों में से 20% मिला। बट नोटिस करिए, एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एज फर्स्ट कंपोजिशन। यहां पे नोटिस करेंगे, बेशक वो इंसॉल्वेंट हो गया, 20% मिल रहा है, लेकिन रिमेनिंग 80% कांट बी कॉल्ड एज बैड डेट्स। 80% बैड डेट्स हुआ, हम ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? बिकॉज यहां पे 20% जो मिला है वो एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है। मीन्स देयर इज सम पॉसिबिलिटी टू गेट सम मोर मनी फ्रॉम श्याम, एंड हाउ मच इट इज नॉट डिसाइडेड। 20% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिला है, मीन्स
अभी कुछ और मिलने की पॉसिबिलिटी है। कितना? वी डोंट नो, हमको अभी पता नहीं है। तो जब पता नहीं है कि कितना और मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट को हम बैड डेट्स बोल भी नहीं सकते। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी, इन दिस केस एंट्री 20% ऑफ 25,000 मीन्स 5,000 कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 5,000। यहां पे बैड डेट्स नहीं आएगा। दोनों को कंपेयर करिए, यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था, जस्ट बोल दिया इंसॉल्वेंट, अंडरस्टूड है। रिमेनिंग 20% मिला, रिमेनिंग नहीं मिलेगा। बट यहां पर एट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, फर्स्ट कंपोजिशन मिला है, देन हम लोग मानकर चल रहे होंगे कि यहां रिमेनिंग अमाउंट में से कुछ और मिलेगा। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, उस टाइम हम लोग बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे। अभी जस्ट जो कैश मिला है वो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये बैड डेट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपको क्लियर की कि किस केस में आपको क्या रिकॉर्ड करना है। ओके स्टूडेंट, बैड डेट से रिलेटेड ही एक ट्रांजैक्शन मैं आपको और बता रहा हूं। आपने यहां पे देखा कि बैड डेट्स को हमने लॉस मानते हुए डेबिट किया। इसी से मिलती जुलती एक ट्रांजैक्शन और आएगी, क्या? बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, और बैड डेट्स रिकवर्ड में क्या होता है? Bad debts recovered means when the amount which was written off as bad debts in previous days or in previous year recovered by business. बिजनेस ने पहले कुछ अमाउंट को बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया। हमको राम से रुपए प्राप्त होने थे, राम इंसॉल्वेंट हो गया, 20% दिया, 80% नहीं दिया। 80% हमने बैड डेट्स मानकर, लॉस मानकर राइट ऑफ कर दिया। बट राम को ऐसा लगा कि नहीं, मेरी इंसॉल्वेंसी के कारण दूसरे को लॉस क्यों? उसने जैसे भी दूसरा बिजनेस शुरू किया, रिकवर किया, और जो अमाउंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी वो पे नहीं कर पाया था, अब उसने धीरे धीरे लोगों के अमाउंट पे करने शुरू किए। तो जो अमाउंट पहले बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिए, लेटर ऑन इफ बिजनेस गेट्स सम मनी, तो एंट्री क्या हो? तो उस केस में वो बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाएगा। ओके, और यहां बैड डेट्स रिकवर्ड के केस में जो एंट्री हम लोग बनाएंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनेगी स्टूडेंट। ऑलवेज बैड डेट्स रिकवर्ड के लिए हम हमेशा यही एंट्री पास कर रहे होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है हमारे लिए गेन है। बैड डेट्स को हमने पहले लॉस माना, अब वो अमाउंट जब रिकवर हो जाएगी तो ये हमारे लिए गेन होगा। ये ट्रांजैक्शन आपको दो तरह से मिल सकती है। कैसे? सीधे सीधे ट्रांजैक्शन मिल सकती है, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹10,000, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹10,000। एंट्री क्या बनेगी? मैंने आपको बताई हुई है, कैश अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया, और कैश हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कैश हमारे पास आ रहा है, देन कैश को हमने डेबिट किया। ओके, सेकंड इसी में ट्रांजैक्शन आपको मिल सकती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹5,000 previously written off as bad debts। इस तरह से ट्रांजैक्शन मिल सकती है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹5,000 previously written off as bad debts। जो बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट्स मानकर हमने रिकॉर्ड कर दिया था, वो अमाउंट में से हमको 5,000 रुपये मिले, तो कैश मिला, कैश को हमने डेबिट किया, डेबिट वर्ड कम्स इन 5,000। अब क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि यहां पर शाम से रिसीव कर रहे हैं, शाम गिवर है, तो क्या शाम को क्रेडिट करेंगे? नो, शाम को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहां पर शाम अफेक्ट नहीं हो रहा है। जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड सेकंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है। शाम को तो हम लोग पहले जब बैड डेट्स माना तभी हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं, राम शाम जो भी क्रेडिट कर चुके हैं। शाम तो अब हमारा डेटर है ही नहीं, हम तो पहले ही उसको समाप्त कर चुके हैं कि शाम हमारा डेटर नहीं है। जो रुपए उससे मिलने थे वो लॉस, बैड डेट्स हो गए। तो अब जब रुपए मिले तो वो हमने इनकम मान लिया। जब राइट ऑफ किया, बैड डेट्स रिकॉर्ड किया, तब लॉस मान लिया। अब अगर रुपए मिल गए तो हमने उसको इनकम मान लिया। तो यहां पर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000। तो नोटिस करेंगे यहां पर शाम या पर्सनल अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, एंड ऑलवेज एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। चाहे ट्रांजैक्शन सीधे दिया हो, चाहे ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम दिया हो, बट वो पर्सनल अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर? आई होप आपको दोनों चीजें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी, बैड डेट्स and entries related to bad debts recovered. Okay, got it? Thank you.